7 का 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने इवोल्यूशन को डिस्कस किया था कि किस प्रकार से पहले पृथ्वी का विकास हुआ, फिर उसके बाद उस पर जीवों का विकास हुआ और फिर किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। और इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो हमारे पेलिएंटोलॉजी है, यानी कि जीवाश्म विज्ञान से जो हमें जीवाश्म प्रदान किए गए, यानी कि जो जीवाश्मों की खोज की गई, उन जीवाश्मों के अध्ययन से भी हमने किस प्रकार से आदिम मानव से आज के मानव का विकास हुआ, इसको हमने डिस्कस किया था। देन इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भ्रूण विज्ञान से प्रमाण, यानी कि एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोनोलॉजी। एम्ब्रियोनोलॉजी में हमारे लिए एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम सभी जीव जंतुओं के जो एम्ब्रियोस होते हैं या जो उनके भ्रूण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं कि उनकी संरचना किस प्रकार से है, उनमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और यदि कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो उस पर हम डिस्कवरी करते हैं और उसका जो सॉल्यूशन है वो निकालते हैं कि किस प्रकार से इस एबनॉर्मलिटी को ठीक किया जाए। तो एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी में फर्स्ट जो हमारे लिए पढ़ना है वो है कशेरुकियों में भ्रूणीय समानताएं, यानी कि एम्ब्रियोनिक सिमिलरिटीज इन वर्टिब्रा। आपके लिए पता है कि कशेरुकी वे जंतु कहलाते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड पाया जाता है या जिनमें मेरुरज्जु पाया जाता है, उनको हम कशेरुकियों में रखते हैं। और अब हमारे लिए ये डिस्कस करना है कि इनमें जो एम्ब्रियोनिक सिमिलरिटीज़ हैं, यानी कि इनके भ्रूण से संबंधित जितनी भी समानताएं हैं वो किस प्रकार से पाई जाती हैं। तो एम्ब्रियोनिक सिमिलरिटीज़ इन वर्टिब्रा, इसमें जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि जो कशेरुकी होते हैं और जो अन्य जीव जंतु होते हैं उनकी जो प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था रहती है, यानी कि उनकी जो इनिशियल कंडीशन में जो उनका एम्ब्रियो रहता है सेम वैसा होता है जैसे कि हमारे ह्यूमन का होता है। और उन्होंने बताया कि यदि हम बात करें किसी भी प्रारंभिक यदि हम प्रारंभ में किसी भी जीव जंतु के भ्रूण की संरचना का अध्ययन करें तो हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि ये जो भ्रूण है, इन भ्रूण की समानता हमारे आज के मानव के भ्रूण से किस प्रकार से मिलती है। तो एम्ब्रियोनिक सिमिलरिटीज इन वर्टिब्रा, तो इसमें सबसे पहले क्या किया साइंटिस्ट ने कि उन्होंने मछली, सैलामेंडर और छिपकली यानी कि लिजार्ड, सैलामेंडर और जो फिशेस थे उनके इनिशियल एम्ब्रियो का अध्ययन किया, उनके एम्ब्रियो की प्रारंभिक संरचना देखी। देन उसके बाद उन्होंने मानव की संरचना देखी और उन्होंने बताया कि जो प्रारंभ में मछलियों के हृदय और जो भ्रूणीय अवस्थाएं थी वो आज के मानव के समान थी। जैसे कि यदि हम बात करें फिशेस की, यानी कि जो मछलियां होती हैं उनमें श्वसन के लिए यानी कि रिस्पायरेशन के लिए एक विशेष प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र या गिल्स कहते हैं। और ये जो गिल्स हैं, गिल्स इन्हीं के थ्रू ये रिस्पायरेशन करते हैं यानी कि श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। और इन्हीं के समान जो सैलामेंडर थे और जो हमारी लिजार्ड्स थी उन सभी में भी इसी प्रकार के कुछ गिल्स पाए जाते थे जिनसे वो रिस्पायरेशन करते थे। लेकिन बाद में ये जो गिल्स थे ये मछलियों में ही पाए गए और अन्य जो स्थलीय जंतु थे जैसे कि हमारी जो छिपकली है, इन सभी में गिल्स का अभाव हो गया और गिल्स का स्थान अन्य श्वसन जो अंग होते हैं उन्होंने ले लिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में मछली हो, चाहे लिजार्ड हो या कोई स्तनी हो, उन सभी में गिल्स पाए जाते थे। लेकिन वातावरण के अनुसार जो मानव था उसमें रिस्पायरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट हो गए और जो लिजार्ड्स थी उनमें अन्य जो रिस्पायरेशन ऑर्गन्स थे उनका डेवलपमेंट हो गया, जिस कारण से ये जो गिल्स थे ये धीरे धीरे लुप्त हो गए। कुछ जंतु ऐसे भी पाए गए जिनमें श्वसन के लिए अन्य तंत्र विकसित हो गए, इस कारण या फिर उनने किसी अन्य तरीके से श्वसन करना स्टार्ट कर दिया, तो इस कारण भी उनमें जो गिल्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए और गिल्स जो थे अब केवल वो फिशेस में यानी कि मछलियों में श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं।
तो इस प्रकार से कशेरुकियों में भ्रूणीय समानता बताई कि इनके एम्ब्रियो की यदि हम अध्ययन करें तो इनका एम्ब्रियो किस प्रकार से समान था, इनके श्वसन तंत्र में किस प्रकार से समानता थी। और यहाँ पे एक और टर्म हम पढ़ सकते हैं कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि 4 कक्ष पाए जाते हैं जो हृदय होता है। लेकिन जो मछली होती है, मछली में प्रारंभ में 2 हृदय पाए जाते थे। उसके बाद जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंग कर चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड है, मगरमच्छ है, ये सभी जो है, इन सभी में जो हृदय था वो प्रारंभ में 3 कक्षीय था, मछलियों में 2 कक्षीय था, और जो मानव था उसमें पहले 2 कक्षीय फिर 3 कक्षीय। और यदि हम आज के विकसित मानव की बात करें तो आज का जो ह्यूमन है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। यानी कि जो मनुष्य का हृदय है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। आपने हृदय की संरचना को मतलब पहले पढ़ा होगा 12th या फिर 11th में। तो इस प्रकार से हृदय की संरचना, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं और यहाँ पे कुछ वाल्व पाए जाते हैं। तो ये जो मानव का हृदय होता है वो ऑट्रियम और वेंट्रिकल में बटा होता है। इसे हम लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं, इसे हम राइट आर्टियम कहते हैं। ये हमारा राइट आर्टियम है और ये हमारा लेफ्ट आर्टियम है। देन ये जो नीचे का जो पोर्शन रहता है इसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। और सिमिलर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब हार्ट का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें से और डिटेल से बताएंगे कि 4 चैम्बर्ड में कौन कौन से वर्क होते हैं, कौन कौन सी यूनिट से मिलकर वो बनता है। तो यहाँ पे अभी एक छोटा सा आपके लिए रिव्यू कराया है कि इनमें जो हृदय है वो 4 कक्षीय है, लेकिन मानव के हृदय का जो विकास है वो मछली और जो पक्षियों के हृदय थे उन्हीं से समानता प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार से साइंटिस्ट ने बताया कि जो मानव में जो विकसित लक्षण अभी पाए जाते हैं, चाहे वो हृदय से संबंधित हो, मस्तिष्क से संबंधित हो या श्वसन तंत्र से संबंधित हो, कहीं ना कहीं वो दूसरे जंतुओं के प्रारंभिक अवस्थाओं से सिमिलर होते हैं। यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि उन्हीं से धीरे धीरे विकास क्रम चलता गया और आज के मानव का विकास हुआ। देन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, या हम इसे कह सकते हैं रिकैप्चुलेशन थ्योरी। तो यहाँ पे जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि पुनरावृत्ति यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो बार बार पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट हो रही है। इसी कारण इस थ्योरी का जो बेसिस था और इस बेसिस के बेस पर ही इसका नाम रिकैप्चुलेशन थ्योरी रखा गया, यानी कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में हमारे लिए पढ़ना है कि किस प्रकार से जो मानव है उसमें जो लक्षण थे वो भ्रूणीय अवस्थाओं, जो अन्य जीव जंतु की भ्रूणीय अवस्थाएं थी या अन्य जो अवस्थाएं थी उनसे किस प्रकार से सिमिलर था। तो फर्स्ट इसमें ये जो सिद्धांत था रिकैप्चुलेशन थ्योरी, इसे वॉन वेयर नामक साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने बताया कि जो किसी भी जीव के या फिर हम कह सकते हैं किसी अंडे से किसी भ्रूण तक के विकास की जो प्रक्रिया होती है, या हम कह सकते हैं किसी जीव के जो अंडे यानी कि जो एग होता है, उस एग से उसके वयस्क यानी कि एडल्ट होने तक की जो अवस्था होती है, इस अवस्था या इस प्रोसेस के लिए हम जिसमें अंडे से लेकर एक एडल्ट का विकास होता है, एक वयस्क का विकास होता है, इस टर्म के लिए हम ऑन्टोजेनी कहते हैं, ऑन्टोजेनी। देन इसके बाद किसी भी जीव के संपूर्ण जाति की घटना यानी कि उसके जन्म से लेकर उसके जीवन की जितनी भी अवस्थाएं थी उसकी मृत्यु तक की, उन सभी अवस्थाओं का जो अध्ययन है, या हम कह सकते हैं कि उसके जाइगोट से लेकर उसके वयस्क तक का जो अध्ययन है, इसे हम व्यक्तिवृत्ति कहते हैं। और किसी जाति के संपूर्ण जो विकास है यानी कि किस क्रम में उसका विकास हुआ, उसकी पूरी स्टडी या उसका जो पूरा अध्ययन है,
वो फाइलोजेनी कहलाता है। फाइलोजेनी। तो जो वॉन वेयर थे उन्होंने बताया कि जो किसी भी जीव की जो व्यक्तिवृत्ति होती है उस व्यक्तिवृत्ति से ही धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हैं और जातिवृत्ति का विकास होता है। यानी कि यदि हम बात करें कि मनुष्य की, तो मनुष्य में जो नॉर्मल कैरेक्टर थे जैसे कि कंकाल है, महाधमनी चाप है और जो मस्तिष्क है और जो मेरुरज्जु है, ये सभी जो है जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण कहलाते हैं। तो कंकाल तंत्र का, मेरुरज्जु का, इन सभी का जो विकास है वो बहुत जल्दी हो जाता है प्रारंभ में ही। लेकिन जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि उसमें पक्षियों में यदि हम बात करें तो स्पेशल कैरेक्टर उनके पंख का विकास होना है। और मनुष्य में यदि हम बात करें कि उसका स्पेशल कैरेक्टर, तो मनुष्य आपके लिए पता है कि मैमल्स में आता है। मैमल्स ग्रुप में इंक्लूड होने के कारण उसमें जो हेयर्स है यानी कि जो बाल का विकास है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, एक विशिष्ट लक्षण है और इस लक्षण का विकास धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पे जो हीकेल, बॉनवेयर के बाद एक हीकेल साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक सिद्धांत दिया ऑन्टोजेनी, रेपिचुलेट, फाइलोजेनी, यानी कि जो व्यक्तिवृत्ति है, व्यक्तिवृत्ति की पुनरावृत्ति से यानी कि जो ऑन्टोजेनी है वो बार बार रिपीट होती है और उस ऑन्टोजेनी से ही फाइलोजेनी का विकास होता है यानी कि जातिवृत्ति का विकास होता है। तो कई बार यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ऑन्टोजेनी, रेपिचुलेट, फाइलोजेनी, ये टर्म किसने दिया? तो ये टर्म ऑन्टोजेनी, रेपिचुलेट, फाइलोजेनी यानी कि जो व्यक्तिवृत्ति की पुनरावृत्ति से ही जातिवृत्ति का विकास होता है, ये टर्म हीकेल नामक साइंटिस्ट ने दिया। हीकेल ने ही इस टर्म को दिया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ऑन्टोजेनी से फाइलोजेनी का डेवलपमेंट होता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि वर्टिब्रा यानी कि जो कशेरुकी थे उनमें जो अन्य जीवों के प्रारंभिक अवस्थाओं से किस प्रकार समानता थी। इसके बाद हमने वॉनवेयर जी ने जो वॉनवेयर साइंटिस्ट ने जो अपना थ्योरी दी यानी कि रिकैप्चुलेशन थ्योरी, उसको भी उन्होंने किस प्रकार से अच्छे से प्रूव किया और बताया कि मानव का जो विकास है वो उसके पूर्वजों के भ्रूणीय अवस्थाओं से ही मिलता जुलता है और जो भ्रूणीय अवस्थाएं हैं वो ही आज के मानव में रिपीट्स होती हैं उनके पूर्वजों।